दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रघुनंदन विश्वकर्मा और आज मैं आपको ले चलूँगा हिंदुस्तान की उस कहानी पर जहाँ हमने हिंदुस्तान में एनजीओ की शुरुआत और एनजीओ की शुरुआत के साथ साथ किस तरह से एनजीओ का विकास हुआ, चाहे वह भावनात्मक रूप हो, चाहे वह गतिविध्यात्मक रूप हो या आर्थिक विकास का रूप हो। एनजीओ ने किस तरह से भारत में अपने आप को विकसित किया और हर दशक में किस तरह से एनजीओ के कार्यों में परिवर्तन आए, आज हम छोटी सी परिचर्चा आपके साथ करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं उन दिनों की जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का। भारत माता जकड़ी हुई थी बेड़ियों से, गुलामी की लगभग 100 सालों से ये जंजीर भारत माता के पैरों में, हाथों में पड़ी हुई थी। देश का हर नौजवान, देश का हर वो आदमी, देश का हर वह बच्चा चाहता था कि कैसे भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराए, हम कैसे हिंदुस्तान को आज़ाद करें। तब हमारे पास, हमारे देश के पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सिर्फ एक ही चुनौती थी कि अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराना, अपने देश को मुक्त कराना अंग्रेजों की गुलामी से। भारतवर्ष में भारत का तिरंगा लहराना। बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत हिंसाएं हुई, बहुत सारे अहिंसा आंदोलन भी हुए। हमने देखा कि हमारे देश के बड़े बड़े नेतृत्व, ऐसे ऐसे नौजवान आगे आए जिन्होंने लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे देश में एक वातावरण तैयार किया। हम चाहे बात करें महात्मा गांधी की, हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, हम किसी भी उस समय के आज़ादी के लड़ाई के, चाहे वो आक्रामक दल के नेता हो या शांति दल के नेता हो, हम उन सभी देशभक्तों की बात करें तो उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और संगठन की, एकता की ताकत को देश ने पहचाना और सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। भारतवर्ष ने स्वतंत्रता की सांस ली। हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे देश के बच्चों ने खुले आकाश में, स्वतंत्र भारत में सांस ली। बहुत सारी, जब हिंदुस्तान छोड़कर अंग्रेज गए तो हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी चुनौतियां थी लड़ने की, उस लड़ाई की, उस विकास की चुनौतियां थी, मानव जीवन को बचाने की चुनौतियां थी, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने की चुनौतियां थी, बीमारी से, गरीबी से, भुखमरी से लड़ने की चुनौती थी, देश में नए रोजगार सृजन करने की चुनौतियां थी, देश में बड़े बड़े उद्योग लगाने की चुनौतियां थी, सड़कें बनाने की, नहरें बनाने की चुनौतियां थी, आर्थिक विकास की, कृषि विकास की, और देश में दूसरे तरह की क्रांति लाने की फिर से बहुत सारी आवश्यकताएं खड़ी हुई। हमारे देश के उस समय के जो नेतृत्व थे, हमारे नेता थे, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे देशों के साथ मिलकर उनके साथ समझौते किए, उनके साथ तरह तरह की तकनीकी और व्यापारिक संधियां की और यहाँ पर इस्पात बनाने की, कोयला उत्खनन की और तमाम तरह की औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत करी। हिंदुस्तान ने अपने देश में
अपना लोहा ढालना शुरू किया। हिंदुस्तान ने अपने देश में अपनी बिजली पैदा करना शुरू किया। हिंदुस्तान ने अपने देश में अपनी सड़कों का निर्माण शुरू किया। हिंदुस्तान ने अपने देश में अपनी रेल लाइनें बिछानी शुरू की। हिंदुस्तान ने अपनी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे पटरी पर लाना शुरू किया। हमारे देश में किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। हमारे पास तमाम तरह की चुनौतियां थी और फिर ऊपर से आकस्मिक आती हुई महामारियां, बाढ़, कभी अल्पवृष्टि, कभी सूखा, तमाम तरह की प्राकृतिक मारें और हमारे पास संसाधनों की कमी, इन तमाम चीज़ों के साथ हिंदुस्तान के पास बहुत सारी चुनौतियां थी। हमारे देश के युवाओं के कंधों पर बोझ था कि हम किस तरह देश का विकास करें। उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं 1962 में भारत सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट शुरू किया। देश में पहले भी एक मूवमेंट जो आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में शुरू हुए थे, उन्हीं मूवमेंट के आधार पर लोगों को संगठित करके, लोगों को आंदोलित करके, लोगों को सकारात्मक दिशा में विकास कार्यों में लगाकर बहुत सारे बदलाव इस देश में आए। बहुत सारे विकास की कहानियाँ इस देश में लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसे आज हमारे लिए भूल पाना असंभव होगा। धीरे धीरे बढ़ते गया। हमारे देश में बहुत सारे एनजीओज़ के माध्यम से कार्य करना शुरू किया। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां बिल्कुल पहुंच विहीन क्षेत्र थे, वहां लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं ने एनजीओज़ के माध्यम से जंगल में, पहाड़ों में लोगों तक पहुंचाई। लोगों को जीवन जीना सिखाया। स्वच्छता, हाइजीन, टीकाकरण, पल्स पोलियो, ऐसे तमाम अभियान पूरे हिंदुस्तान में चले। हिंदुस्तान में दुग्ध क्रांति आई, हिंदुस्तान में हरित क्रांति आई, हिंदुस्तान में औद्योगिक विकास की क्रांति आई और धीरे धीरे हमारा देश विकसित हो गया। इसके पीछे बहुत सारे एनजीओ रात दिन रिसर्च करके सामाजिक विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को जागृत करने में, उनके लिए रोजगार के साधन पैदा करने में, कृषि में विकास करने के लिए, डेयरी की नई नई तकनीकें लाने के लिए बहुत सारे विकास में दिन रात अपने आप को झोंकते गए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास नाम हैं। मदर टेरेसा, अन्ना हजारे, विनोबा भावे और तमाम तरह के लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के एक वर्ग के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए लगा दिया। और इस तरह से भारतवर्ष में स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत गहरे में अपनी जड़ें जमाई। भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरह के विकास की योजना की कल्पना बिना स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग के किया जाना लगभग असंभव है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारा विकास हमारा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन साथ में बहुत सारी नई नई तरह की आपदाएं, चुनौतियां महामारी के रूप में, जैसे कि आज हम सब कोविड से लगभग 2020 से हम सब इस बीमारी से, इस महामारी से परेशान हैं। यह लगातार बार बार हमारी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सभी को धीरे धीरे ठेस पहुंचा रही है और हमें कई साल पीछे हमारे देश को यह जो महामारी है लेके जा रही है। इस महामारी से हमारे देश को न सिर्फ जन हानि हो रही है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक तमाम तरह की क्षतियाँ हमें झेलनी पड़ रही है। कई परिवार इस महामारी से उजड़ गए हैं, कई घर तबाह हो गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई लोगों का सहारा छिन गया है। तो मित्रों, आज 2021 में या आगे आने वाले समय में, जबकि हम एक तरफ इस महामारी से जूझ रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को,
अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश और अपने देश को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके लिए है। जहां हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, वहीं हमें अपने आस पड़ोस को, अपने लोगों को और तमाम उस पीढ़ी को जो अभी नए इस दुनिया को जिन्होंने देखा है, और उस पीढ़ी को जो आज शैक्षणिक संस्थानों में थे किंतु इस महामारी के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। हमारे ऐसे युवा जो आज अपनी डिग्रियां लेने के करीब थे, हमारे ऐसे युवा जिन्होंने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया था, ऐसे हमारे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जो आज देश को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे थे, लेकिन आज हम सब इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने बहुत सारे दौर देखे हैं, हमने बहुत सारा समय देखा है, हमने वह समय भी देखा है जब हिंदुस्तान के पास एक समय खाने के लिए अन्न भी हमारे पास मुश्किल से होता था। हमारे यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था और बीहड़ों में, जंगलों में हम अपना जीवन व्यतीत करते थे। आज हमने विज्ञान की सहायता से बहुत सारा विकास कर लिया है। हमने विज्ञान की मदद से आज हम अपने आप को काफ़ी उन्नत और सुविधा युक्त महसूस करने लगे। हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगा ली, हमने बहुत सारा स्पात बिछा दिया, हमने बहुत सारे कंक्रीट के बड़े बड़े घर बना लिए, बड़े बड़े दफ्तर बना लिए, बड़े बड़े मॉल्स बना लिए, लेकिन हमने एक निश्चित अनुपात में प्रकृति का जिस अनुपात में दोहन किया उसको हमने लौटाया नहीं, उसका हमने संरक्षण नहीं किया और इसके परिणाम स्वरूप आज हमें तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़ से, सूखे से, असमय बारिश से हमें जूझना पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को हमें झेलना पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से हमें जूझना पड़ रहा है और तमाम तरह की आपदाओं के साथ हम बैठे हुए हैं। तो इन सारी समस्याओं के बीच में, इन सारी चुनौतियों के बीच में एनजीओ का एक बहुत बड़ा रोल जो है हर सेक्टर में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, युवाओं में सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, खेलकूद, देश प्रेम सहित पूरे देश में जहां आवश्यकता हो, स्वयंसेवी संस्थान एनजीओ वहां अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में हमारे देश में जब एनजीओज़ के द्वारा बहुत सारे या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जो कि पंजीकृत नहीं होती थी, गांव में एक एक मुट्ठी अनाज एक एक घर से इकट्ठा करके वहां युवाओं के द्वारा एक कैंप लगा लिया जाता था। रात्रि में चर्चाएं होती थी, लोग बड़े आनंद से अपने नैसर्गिक रूप में प्रकृति के साथ प्रशिक्षण का कार्य एनजीओज़ या स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयंसेवक जो है वो लोगों के साथ किया करते थे। साथ ही सुबह जब होती थी, श्रमदान के माध्यम से गांव की छोटी मोटी समस्याओं का, चाहे वो आने जाने की सड़क का हो या पेयजल का हो, इस तरह की तमाम समस्याओं का युवा आपस में मिलकर श्रमदान के माध्यम से उस कार्य को संपादित कर लेते थे। तो इस तरह से बहुत सारे स्वयंसेवक तैयार किए गए जो स्वयंसेवी रूप से शिक्षक के रूप में, स्वयंसेवी रूप से डॉक्टर के रूप में, स्वयंसेवी रूप से समाजसेवी बनकर लोगों में जागृति लाकर उनके आजीविका में, कृषि के विकास में, पशुपालन विकास में और तमाम वह क्षेत्र जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर लोगों ने विकास के तमाम आयामों पर काम करके हमारे आज के भारतवर्ष को गढ़ा है। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी समस्याओं को जो कि आज हम जूझ रहे हैं,
इन समस्याओं से निपटने में हमारे NGOs जो है, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, वो कारगर रूप से अपने आप उद्देश्यों को पुनर्अवलोकन करेंगे, उनमें बदलाव करेंगे, अपने कार्य करने के तरीकों में और वैज्ञानिकता और तकनीकी सहयोग लेकर हम अपने प्लानिंग में, अपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, अपने प्रोग्राम के मैनेजमेंट में जितनी पारदर्शिता और जितनी तेज़ी के साथ हम कार्य करेंगे तकनीकी के माध्यम से, तो हम समझते हैं कि और देश को हम जल्दी विकास, या जो हम आज हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है उस नुकसान की भरपाई करने में शायद हम अपनी बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस एपिडेमिक के बाद 2021 में और 2022, 23, 24 या इस 2020 से लेकर वर्ष 2030 तक हम किस तरह की रणनीति हम बात करेंगे। NGO के शुरुआत से लेकर पंजीयन से लेकर किस तरह से हम उसके संचालन की प्रोसेस होती है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें करने होते हैं, कहाँ से हमें फंडिंग लानी होती है, किस तरह से हम मैन पावर को मैनेज करें और अपने NGO को हम किस तरह से सस्टेनेबल प्रोग्राम चलाएं जिससे हम निरंतर समाज विकास की गतिविधियों से जुड़े रहें, आपके लिए मैं लेकर आते रहूँगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक इमेजिनेटिव टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें, जिससे इमेजिनेटिव टॉक के सारे वीडियो जो है समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।